हेलो दोस्तों, मैं आरती कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ द कल्चर कोड, द सीक्रेट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल ग्रुप्स बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक डैनियल कॉयल के द्वारा लिखी गई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये किताब वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी सभी सीक्रेट से भरी हुई है। और यहाँ वर्क कल्चर से मतलब सिर्फ वर्क प्लेस से ही नहीं है, बल्कि ये कल्चर आप अपने परिवार, दोस्तों और पास पड़ोस में भी अपना सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जैसे आपने बैठे बैठे कुछ ही घंटों में एक पूरी डिग्री खत्म कर ली हो। डैनियल की इस किताब में लिखी हुई बातें पूरी तरह से भरोसेमंद लगती हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात को अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और इतिहास के पन्नों से लिए कुछ किस्सों के साथ साझा किया। डैनियल ने करीब 4 साल खोज करने के बाद लगभग 8 सक्सेसफुल ग्रुप्स को ढूंढा और उनका कल्चर स्टडी किया, जिनमें स्पेशल कॉप्स, मिलिट्री यूनिट, इनर सिटी स्कूल, प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम, मूवी स्टूडियो, कॉमेडी ट्रूप्स, चोरों का एक गैंग आदि शामिल थे। जिसमें उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट वो कल्चर को सेंस किया जो एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस पर बना हुआ था, और हमें उनकी सफलता के पीछे छिपे उस कल्चर को इस किताब के जरिए बताया। डैनियल आउटसाइड मैगजीन के एक कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के साथ ही क्लीवलैंड इंडियंस के स्पेशल एडवाइजर भी हैं। डैनियल न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर रहे हैं। उनकी लिखी कई किताबें द बुक ऑफ टैलेंट, द सीक्रेट रेस, द टैलेंट कोड सभी खूब पसंद की गई, और उनकी ये किताब द सीक्रेट कोड भी बेस्ट सेलिंग में शामिल है। डैनियल की ये किताब उनकी बताई खास 3 स्किल्स के ऊपर लिखी गई है जो एक बेस्ट कल्चर डेवलप करने के लिए बेहद ही जरूरी है। उन्होंने इन 3 स्किल्स को 3 अलग अलग चैप्टर्स में हमें बताया है, और इन चैप्टर्स को समझाने के लिए हर चैप्टर्स के कुछ सब चैप्टर्स लिखे हैं। डैनियल की लिखी पहली स्किल है बिल्ड सेफ्टी, जिसमें उन्होंने बॉन्ड्स ऑफ बिलोंगिंग और इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर चर्चा की है। दूसरी स्किल है शेयर वल्नरेबिलिटी, जिससे उनका मतलब है जब हम किसी जोखिम को साथ में साझा करते हैं तो कैसे हम आपस में विश्वास के लिए एक बड़ा कमरा तैयार कर लेते हैं। तीसरी और आखिरी स्किल है एस्टैब्लिश पर्पस, जिससे वे बताते हैं कि शेयर्ड गोल और वैल्यूज बनाने के लिए अच्छे नैरेटिव्स कैसे काम आते हैं। चलिए उनके दिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि 2+2 10 होते हैं तो क्या आप भरोसा करेंगे, या इस बात को कहने वाले आदमी को कंफ्यूज बताकर चलते बनेंगे? डैनियल ने यहाँ इस थ्योरी को जन्म दिया और उसे एक्सपेरिमेंटली तरीके से समझाया, जिसके लिए डैनियल ने एक एक्सपेरिमेंट को चुनौती के तौर पर तैयार किया, जिसमें बिजनेस स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस किंडरगार्टनर्स थे। उन सबको अनकुक्ड स्पेगेटी, टेप, स्ट्रिंग और मार्शमेलो से मिलाकर एक टावर बनाना था, लेकिन शर्त ये थी कि मार्शमेलो को सबसे ऊपर रखना होगा। जिसका टावर सबसे ऊंचा होगा वही टीम जीत हासिल करेगी। सबको यही लगा कि इसमें तो बिजनेस स्टूडेंट्स जो स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया, टोक्यो जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए लड़के लड़कियों की टीम जो होशियार है, स्किलफुल है, आखिर वही तो जीतेगी। जैसे कि हम हमेशा से जानते हैं कि 2+2 4 होते हैं। कहाँ ये छोटे छोटे किंडरगार्टनर्स इन ग्रुप्स को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हम बता दें कि यही हम थोड़े से गलत साबित हो जाते हैं, और यही डैनियल हमें बताना चाहते हैं कि हम पहले से ही सोच के बैठे हैं कि कुशल कारीगर ही एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम कभी दूसरी तरफ अपना ध्यान ही नहीं देते, और यही हम 2+2 को 10 होने से रोक देते हैं। लेकिन किंडरगार्टनर्स ने ये चैलेंज बिना किसी स्किल के सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और फॉलिएबल बिहेवियर की वजह से जीतकर 26 इंच का लंबा टावर बनाकर डैनियल की इस किताब में 2+2 को 10 करने का एग्जाम्पल दर्ज कर दिया। जबकि बिजनेस स्टूडेंट्स अपनी इतनी स्ट्रैटेजीज, नॉलेज और अनुभव के बाद भी सिर्फ 11 इंच का ही टावर बना पाए। जिस पर डैनियल कहते हैं कि 2+2 4 तभी तक रहेगा जब तक आप 2+2 को 10 होने का मौका नहीं दे रहे। यहाँ तक कि हार्वर्ड की 200 से भी ज्यादा कंपनीज पर की गई एक खोज के अनुसार बताया भी गया है कि एक मजबूत कल्चर किसी भी कंपनी की इनकम को 765% तक बढ़ा सकता है, जो कि 2+2 को 4 नहीं बल्कि 10 पर लाकर खड़ा कर देता है। इस किताब में डैनियल हमें कुछ महत्वपूर्ण जेस्चर्स के बारे में भी बताते हैं जो इंटरैक्शन और सोशल कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं बिलोंगिंग क्यूज और उन क्यूज को डेवलप करने वाली जरूरी क्वालिटीज क्या होती है, और भी ऐसी बातें जो आपका काम करने और रिश्ते बनाने का नजरिया ही बदल देंगी। एक्सपेरिमेंट्स और कोड्स। एनर्जी का खेल। वो कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस एपिसोड में हम इस कहावत को सच होता हुआ देखने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट में जो किया है विल फेल्प ने।
विल ऑस्ट्रेलिया की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पढ़ाई कर रहे हैं। विल ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने किरदार को बैड एप्पल्स और गुड एप्पल्स का नाम दिया है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब कोई इंसान आपके पास बैठकर सो जाए तो अक्सर आपको भी नींद आने लगती है। इसलिए ही रात में कार चलाते ड्राइवर के पास की सीट पर हम किसी सोने वाले व्यक्ति को नहीं बैठने देते। ऐसा ही कुछ हमारे काम करने की जगह के साथ भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इंसान है निक। निक 3 अलग अलग किरदार निभाते हैं और वे तीनों ही नेगेटिव किरदार हैं, जो हैं जर्क, स्लैकर और डोनर किस्म के इंसान का। जब निक को 44 लोगों से भरे हुए एक मीटिंग हॉल में भेजा जाता है तो वहां बैठे सभी लोग निक के किए हुए एक्शंस की वजह से उसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं और इस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस करीब 30 से 40% तक घट जाती है। निक बैठे बैठे आलस करते हैं और अपने सर को मेज पर रख देते हैं तो वहां बैठे लोगों की ऊर्जा भी अपने आप ही कम हो जाती है। वे लोग भी डल महसूस करने लगते हैं। उनके इन व्यवहारों की वाइब्स लोग बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं। इस पर विल कहते हैं कि ये वाला निक उस वायरस की तरह काम करता है जो किसी शरीर में जाकर उसकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। इसलिए विल ने निक को बैड एप्पल्स कहा है। अब अगर बैड एप्पल्स बने हैं तो कुछ गुड एप्पल्स भी जरूरी होंगे। निक लगभग जिस भी ग्रुप में गया वहां उसने उन सब ग्रुप्स का प्रदर्शन 30% तक कम कर दिया। लेकिन एक ग्रुप ऐसा मिला जहां निक का किया हुआ कोई भी एक्शन काम नहीं आया। उसका कारण ये था कि वहां मौजूद एक गुड एप्पल जिसका नाम था जोनाथन वैसे कुछ खास नहीं करता था, लेकिन वो उस नेगेटिव एनर्जी को जो निक लेकर आता था उसे बेअसर कर देता था। जोनाथन पूरे समय मुस्कुराता, बातों पर हंसता और लोगों को बिजी और जुड़े रहने के लिए सवाल करता रहता, जैसे अच्छा तो आपको क्या लगता है, आप ये कर लेते हैं। और वे सवाल थे जो लोगों को जवाब देने पर मजबूर कर ही देते थे। और इस तरह वहां बैठे लोग अपने एम की ओर बढ़ते रहे क्योंकि वे उस मीटिंग में खुद को सेफ महसूस कर रहे थे, जिससे उनकी टीम परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इस पे विल कहते हैं कि सेफ्टी इज नॉट मियर इमोशनल वेदर बट रैदर द फाउंडेशन ऑन विच स्ट्रॉन्ग कल्चर्स आर बिल्ड। जब डैनियल कुछ ऐसे ही और ग्रुप्स जैसे कि IPP चार्टर स्कूल, अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड, कॉमेडी ग्रुप, IDEO डिजाइन्स में गए तो उन्होंने एक अलग कल्चर देखा जो बहुत शक्तिशाली था और वो बना था उनकी सोशल कनेक्शंस की वजह से, जिनकी एक लंबी लिस्ट थी, जैसे लोगों में नजदीकियां होना, अच्छा आई कांटेक्ट, हाथ मिलाना, गले लगाना, बड़े भाषण की जगह छोटी छोटी एनर्जेटिक बातें करना, टोका टाकी कम करना, खूब सवाल पूछना, सुनना, हंसते मुस्कुराते रहना, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते रहना और जैसे थैंक यू बोलना, एक दूसरे के लिए दरवाजा खोलना आदि। डैनियल कहते हैं ये वे क्वालिटीज हैं जो हर काम करने वाले ऑफिसेज में होना बेहद जरूरी है। यही है जो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बना सकती है। इन ग्रुप्स में जो एक बेहतरीन रिश्ता था या कहें तालमेल था, जिसे हम गुड केमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। अब इस केमिस्ट्री को जानने के लिए मैसाचुसेट्स कैम्ब्रिज के कुछ साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, उनमें से एलेक्स पेंटलैंड जो कि वहां साइंस लैब चलाते थे, ने डैनियल को ओरेन लेंडरमैन से मिलवाया। ओरेन वही मार्शमेलो चैलेंज जो बिजनेस स्टूडेंट्स और किंडर गार्डनर्स में शामिल हुआ था, लेकिन एक अलग ग्रुप में जिसमें 3 इंजीनियर और एक लॉयर थे। इनका टार बिजनेस स्टूडेंट से तो बड़ा बना मगर किंडर गार्डनर से छोटा ही रहा। अब यहाँ जरूरी बात तो ये है कि इस ग्रुप के सफल ना होने के पीछे क्या कारण रहा। वो ये था कि ओरेन अपने नजरिए या सोच के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, बल्कि ये उन सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डेटा की तरह चल रहा था, जहां उस ग्रुप के लोगों के एक एक एक्शंस दर्ज हो रहे थे पैटर्न के रूप में। जैसे लोगों के द्वारा बात करने का समय, कितनी आसानी से उन्होंने अपने अपने टर्न पर काम किया, बात करने की पिच, टोका टोकी का रेट, हंसना, मुस्कुराना और भी बहुत कुछ। ये सब वो एक डिवाइस की वजह से रिकॉर्ड कर पा रहे थे जिसका नाम था सोशियोमीटर। सोशियोमीटर 5 गुना प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा सर्वर पर ग्राफ्स के रूप में भेजता था। सोशियोमीटर लोगों की प्रोटो लैंग्वेज को उनके बीच सेफ कनेक्शंस बनाने के लिए रिकॉर्ड करता है और ये लैंग्वेज बनती है बिलोंगिंग क्यूज पर। चलिए जानते हैं कि ये बिलोंगिंग क्यूज होते क्या है। बिलोंगिंग क्यूज वो है जो लोगों को आपस में जो एक सेफ एटमॉस्फेयर बनाकर देता है। बिलोंगिंग क्यूज आपसे ये 3 सवाल करते हैं और जवाब भी देते हैं। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? इन लोगों के साथ हमारा भविष्य क्या है? और क्या यहाँ कोई खतरा हो सकता है? अगर आप इन 3 सवालों के जवाब से संतुष्ट महसूस करते हैं तो आप एक बेहतरीन कल्चर को इस ग्रुप में देखने वाले हैं। बिलोंगिंग क्यूज की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, वे लोग उस ऊर्जा को वहां लगाते हैं जहां 2 लोग या ग्रुप आपस में सेफ फील करते हैं और वे एनर्जी शेयर करते हैं। दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन,
वे लोगों को एक बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने का एहसास दिलाते हैं। और तीसरा है फ्यूचर ओरिएंटेड, ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये रिश्ता आगे भी यूं ही चलता रहेगा। हम सभी लोगों के दिमाग में एक जगह होती है जो सबसे ज्यादा इस बात से डरती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर लोगों ने हमें नहीं अपनाया तो हम मर जाएंगे। ये हमारा डर बहुत ही नेचुरल है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ स्पेशल और खास करने की जरूरत है, जिससे लोग अपना ये डर दूर कर खुल के काम कर सके और बेहतर रिजल्ट दे सकें। पेंटेलैंड ने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया और देखा एक बिजनेस प्लान जब एक बेहतरीन तरह से एंजल इन्वेस्टर्स के सामने पढ़ा और समझाया गया तब उसकी रैंकिंग काफी ज्यादा हुई और वो प्लान पास भी हो गया। लेकिन जब वही प्लान कागजों के जरिए उन तक पहुंचाया गया तब उनकी रैंकिंग पिछली रैंकिंग से काफी कम रही और उसे पास भी नहीं किया गया। इसमें पेंटेलैंड कहते हैं कि प्लान वही था, लेकिन जो प्लान कागजों पे था उसमें बिलोंगिंग क्यूज नहीं थे, वो पिच नहीं थी जो ये विश्वास दिलाती कि आप प्लान पर भरोसा कर सकते हैं, इसमें आप सेफ हैं और अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। पेंटेलैंड कहते हैं कि ग्रुप परफॉर्मेंस उस व्यवहार से बनती है जो ये महसूस करता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस किताब के दूसरे पार्ट की ओर हमारे अगले एपिसोड में, जहां आपको आज की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन गूगल के बारे में कुछ बेहतरीन तथ्य जानने को मिलेंगे और हम खोजने वाले हैं अपने इतिहास से कुछ खास किस्से। गूगल से सीख। गूगल नाम तो सुना ही होगा। हम सभी आज गूगल को एक बहुत ही सफल कंपनी के रूप में देखते हैं। इसके बारे में बताने के लिए किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, ये खुद एक एग्जाम्पल के रूप में आज हमें दिखता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर पेड़ कभी बीज भी रहा है और हम आपको इस बुक समरी में गूगल का उस बीज से एक विशाल पेड़ बनने तक का सफर इस किताब के पार्ट 2 के जरिए समझाएंगे। चलिए चलते हैं सन 2000 की तरफ, जब अमेरिका के कुछ टैलेंटेड लोगों में होड़ लगी थी एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजन बनाने की जो सभी इंटरनेट यूजर की खोज को उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से जोड़ सके और $1 बिलियन का बाजार आपके सामने खोल के रख दे। सबको विश्वास था ओवरचर पर जो एंटरप्रेन्योर बिल क्रॉस की एक बड़ी सफल व $1 मिलियन कंपनी थी। लोगों का ओवरड्यू पर भरोसा बिल्कुल वैसा ही था जैसे मार्शमेलो चैलेंज में हम लोगों का बिजनेस स्टूडेंट्स पर था। लेकिन जैसे वहां भी हमें गलत साबित करते हुए किंडरगार्टनर्स ने जीत हासिल की, यहाँ भी ओवरचर को पीछे छोड़ते हुए गूगल ने अपनी जीत दर्ज कर ली। आखिर ये जादू हुआ कैसे? 24 मई 2004 को गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने गूगल किचन में एक नोट लिखकर पोस्ट किया, "These ads sucks"। जब ये नोट लैरी ने पोस्ट किया तब गूगल की ओवरचर से कंपटीशन कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। उस दौरान गूगल अपने एक प्रोजेक्ट एडवर्ड्स इंजन पर काम कर रहा था जिसका मकसद था खोजी हुई चीजों को उनके सही एड पर ले जाना। लेकिन गूगल ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर वहां आप कावासाकी H1 मोटरसाइकिल की खोज करते तो वो आपको H1 फॉरेन वीजा एप्लीकेशन पर ले जाता। ये फेलियर इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए काफी था, जिस कारण लैरी ने वो नोट भी गुस्से में पोस्ट कर दिया। लैरी की पोस्ट जब जेफ डीन ने देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। जबकि उनका एडवर्ड्स इंजन से कोई लेना देना नहीं था, वो एक अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे। लेकिन फिर भी जेफ अपना काम छोड़ के एडवर्ड को सही करने में लग गए। जेफ को ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था, यहाँ तक कि ये काम करने के लिए जेफ ने ओवरटाइम भी किया और आखिर में उन्होंने अकेले एडवर्ड्स इंजन को सही करके एक जादू कर ही दिया। ये एक सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ और गूगल ने पे पर क्लिक के मार्केट में राज करना शुरू कर दिया। गूगल का बिजनेस 6 मिलियन से 99 मिलियन तक पहुंच गया। जब 2013 में गूगल के एक एडवाइजर जोनाथन रोजनबर्ग ने गूगल पर अपनी किताब को लिखते वक्त जेफ से जब इस बारे में पूछा तो जेफ बहुत ही सरल दिखे, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, एक प्रोजेक्ट था जो हो गया, इसलिए मुझे बहुत कुछ याद नहीं। क्या आप सोच सकते हैं जिस इंसान की वजह से गूगल ने अपना बिजनेस 6 मिलियन से 99 मिलियन तक पहुंचाया, वो उसका क्रेडिट भी नहीं लेने को तैयार था। यहाँ हम देखते हैं एक बेहतरीन वर्क कल्चर का एग्जाम्पल कि कैसे गूगल के एम्प्लॉइज कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपको बिलोंगिंग क्यूज से भरा हुआ एक माहौल मिलता है। जेफ ने ये काम कंपनी से मिले ऑर्डर्स पर नहीं किया, बल्कि अपना खुद का काम मानकर पूरा किया, और यही कारण था कि वो सफल भी हुए। काम करने की ऐसी फीलिंग तभी आती है जब आपको बिलोंगिंग क्यूज मिलते हैं। बिलोंगिंग क्यूज की मौजूदगी होने पर हर जगह एक परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखता है। जैसे पजल सॉल्व करते हुए एक ग्रुप को जब एक स्लिप ये कहकर दी गई कि स्टीव ये पजल पहले सॉल्व कर चुके हैं और वो कुछ टिप्स आपको देना चाहते हैं। उस स्लिप में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उस पजल से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी देखा गया कि उस ग्रुप ने वो पजल दोगुनी तेजी और मन से पूरा किया, क्योंकि उन्हें इस स्लिप के जरिए मिले बिलोंगिंग क्यूज जो कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो आपसे जुड़ा है।
जो आप कर रहे हैं वो भी कर चुका है, इसलिए आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं दूसरी ओर एक हॉस्पिटल में सुसाइड केस के दाखिल किए आधे मरीजों को छुट्टी के बाद जब एक पोस्ट कार्ड ये लिखकर भेजा गया कि आपको यहाँ से गए अभी कुछ ही समय हुआ है, आशा है आप स्वस्थ होंगे। अगर आप हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा जरूर, हमें आपसे सुन के अच्छा लगेगा। तो देखा गया कि 2 साल बाद उन मरीजों में से आधे मरीज अपनी बीमारियों के कारण उसी हॉस्पिटल पे आकर दाखिल हुए जहां से उन्हें वो पोस्ट कार्ड मिला था, क्योंकि उन्हें पता था वहां कोई है जो उनकी परवाह करता है, वे वहां सुरक्षित हैं। बिलोंगिंग क्यूज वो छोटे छोटे क्लू हैं जो बड़े स्तर पर आपको छू जाते हैं, लेकिन ये एक लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। एक क्यू देने के बाद रुक जाने से वो बॉन्डिंग नहीं बनाई जा सकती। आपको लगातार इन्हें जारी रखना होगा, लगातार बताते रहना होगा कि आप अपने साथी को कितना प्यार करते हैं, और ये बात आपको उन्हें हर बार कहनी और महसूस करवानी होगी। ये सब बातें डैनियल सिर्फ इन एक्सपेरिमेंट से अपनी समझ विकसित करके नहीं बोल रहे, बल्कि साइंस में भी इसे टेस्ट किया जा चुका है। हमारे दिमाग को हर बार ये सिग्नल चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये जुनून हमारे दिमाग के बहुत कोर में पैदा होता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। ये उस स्कैनर की तरह है जो हमारे आसपास का वातावरण स्कैन करता रहता है और हमें संकेत देता है कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल सेफ्टी पर भी ऐसे ही काम करता है। हमारे दिमाग के अमिगडाला में एक सिग्नल बिलोंगिंग क्यूज से पहुंचते हैं और वो हमारे सामाजिक रिश्ते मजबूत बनाने में हमें मदद करते हैं, और हम पूरी तरह से उस काम को, उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। यही हमने अभी तक गुड एप्पल्स बैड एप्पल्स में भी देखा, जहां जोनाथन ने बिलोंगिंग क्यूज के सिग्नल देकर निक के बुरे सिग्नल को हटाया और सभी लोगों को टारगेट से हटने नहीं दिया। जेफ ने भी गूगल में काम करने वाले हर एम्प्लॉय से वही बिलोंगिंग क्यूज पाए, जिस वजह से उन्होंने अपना काम ना होते हुए भी एडवर्ड इंजन को सही किया और गूगल को $1 बिलियन कंपनी के मुकाम पर पहुंचाया। बिलोंगिंग क्यूज क्या होते हैं और कितने जरूरी होते हैं, अभी तक शायद आप ये समझ तो गए ही होंगे। अब हम आपको इन्हीं बिलोंगिंग क्यूज के बारे में बताने के लिए इतिहास में हुई घटनाओं से जोड़कर समझाने वाले हैं। इतिहास के पन्ने साल 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में किसने नहीं सुना, कौन नहीं जानता इसमें हुई हिंसा के बारे में, लोगों का एक दूसरे को बेरहमी से मार देना, देशों के बीच चलती हुई राजनीति में मरते लोग, देश और दुनिया में हुआ नुकसान, ये सब हमें पता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जहां लोग इस विश्व युद्ध में एक दूसरे को मार रहे थे, गोली बारूद से जंग चल रही थी, वहीं एक हिस्सा ऐसा भी था जहां लोगों ने अपने दुश्मनों को गले लगा लिया, उनके साथ गाने गाए, सॉकर मैच खेला, सिगार पिए, हंसे, बोले, मुस्कुराए। जी हाँ, लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस प्यारे किस्से के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में और क्यों डैनियल ने यह किस्सा इस किताब में लिखा। 1914 में विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मन्स ने दोनों ओर से लड़ाई शुरू की और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए। जब वे इतने करीब आ गए कि आगे बढ़ना मुमकिन ना था, तब उन्होंने जमीनों में गड्ढे करके लंबी नालियां बना ली, जिसे ट्रेंचेस कहा जाता था, और दोनों ओर की ट्रेंचेस के बीच से बची जगह को नो मेंस लैंड, ट्रेंचेस में छुपकर वे लोग गोलियां चलाते और अपनी लड़ाई लड़ते। अगस्त के करीब युद्ध शुरू होने के समय सैनिकों से कहा गया था कि ये जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वहां लंबे समय तक रहकर युद्ध लड़ना ही पड़ा। समस्या की बात ये थी कि वो जगह सी लेवल से नीचे थी और बरसात में काफी दलदली सी हो जाती। कुछ सैनिक तो वहां फैलती बीमारी से ही मर जाते और जो जिंदा रहते उन्हें 2 जंग लड़नी पड़ती। पहली ट्रेंचेस में फैले चूहे, कीड़े, पानी, गंदगी और उनसे फैली बीमारियों से, और दूसरा सामने बैठे दुश्मनों से। इसी लड़ाई के दौरान कुछ हैरान करने वाला हुआ। क्रिसमस की रात ब्रिटिश लोगों ने देखा कि जर्मन ट्रेंचेस में लाइट्स जल रही हैं। उन्होंने सुंदर सजावट की हुई है, क्रिसमस कैरल्स गाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं। ये देख ब्रिटिशर्स ने भी क्रिसमस की खुशी जाहिर करने के लिए गाने गाए, लाइट्स जलाई, एक दूसरे के लिए तालियां बजाई। बस इतना होते ही वे धीरे धीरे अपने ट्रेंचेस से बाहर निकलना शुरू हो गए। जब उन्हें ये महसूस हो गया कि हमें अभी कोई खतरा नहीं है, ये खुल के नाचने, गाने, खेलने, एक दूसरे से हाथ मिलाने, गले लगाने व खाने लगे। ये किस्सा थोड़ा चौंकाने वाला था कि कैसे क्रिसमस के दिन ये लोग अपनी दुश्मनी भूल के दोस्त बन गए। ब्रिटिश कमांडर फील्ड मार्शल सर जॉन फ्रेंच को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने इसे रोकने के सख्त निर्देश दिए, लेकिन उस क्रिसमस ट्रूस को नहीं रोक पाए और अंत में वे भी इनमें शामिल हो गए। इस बात को कुछ रिपोर्ट्स ने निंदनीय कार्य के रूप में रखा, तो किन्हीं ने क्रिसमस की पवित्र भावना के रूप में। सैनिकों को इसके बाद अपनी हाई अथॉरिटी से काफी सख्त दंड भुगतने पड़े। ये किस्सा आपको टोनी एशवर्थ की किताब ट्रेंच वॉरफेयर 1914-1918 में विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा और आप इस कहानी को पास से देख पाएंगे।
वैसे अगर देखा जाए तो ये दो दुश्मनों के दिलों में अपनेपन की भावना एक दिन में पैदा नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे इसने जन्म लिया। हमने देखा कि दोनों दल एक दूसरे के करीब आए, भले ही लड़ने के लिए, लेकिन इस करीब आने ने उन लोगों के बीच एक जुड़ाव लाया, जैसा एक दूसरे के खाने की महक, आवाजें आना, हंसी की गूंज सुनना, एक दूसरे के गीत सुनना, एक सी समस्याओं से जूझना, खाना खाने का एक वक्त होना, क्योंकि उस वक्त गोलीबारी बंद कर दी जाती थी। दोनों ही दल बिल्कुल एक सी जिंदगी जी रहे थे, एक सा डर, एक सा भविष्य, और यही वो बिलोंगिंग क्यूज थे जो दो दुश्मनों ने एक दूसरे में पाए और क्रिसमस के दिन खुद को रोक नहीं पाए और गले मिले। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डैनियल ने ये किस्सा इस किताब में लिखा। आइए जानते हैं इस किताब में दिया एक और किस्सा जो आपको बिलोंगिंग क्यूज की इंपॉर्टेंस को समझाएगा। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो विप्रो में या तो काम कर चुके होंगे या फिर कोई जानने वाला करता होगा। आज जो विप्रो को हम एक सफल कंपनी के रूप में देखते हैं, जहाँ का वर्क कल्चर बहुत सेटल्ड और खुशनुमा है, यहाँ काम करने वाले लोग अच्छी सैलरी के साथ और भी कई अच्छी सर्विसेज पाते हैं, बदले में वे मन के साथ काम करते हैं। लेकिन ये बात आप सन 2000 में नहीं कह सकते थे। ये वो समय था जब विप्रो में 50 से 70% लोग हर साल अलग अलग बहाने देकर नौकरी छोड़कर जा रहे थे। विप्रो ने इंसेंटिव्स बढ़ाए, सैलरी बढ़ाई, जिससे लोग वहां काम करते रहे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। सन 2010 में कुछ रिसर्चर्स की टीम को बुलाया गया, जिसमें ब्रैडली स्टार्ट्स, फ्रांसिस्को गिनो और डैनियल थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कंपनी में 2 अलग अलग ग्रुप्स में भर्तियां की गई। पहले ग्रुप में भर्ती के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लस 1 और घंटा कंपनी की आइडेंटिटी के बारे में जानना, जिसमें उन्हें कंपनी के स्टार परफॉर्मर के बारे में, कंपनी की सफलता के बारे में बताया गया और उनका विप्रो के बारे में पहला इंप्रेशन क्या है, ये सवाल किया गया। ट्रेनिंग के अंत में एक टी शर्ट दी गई जिसपे कंपनी का नाम प्रिंट था। वहीं दूसरे ग्रुप को भी ट्रेनिंग प्लस एक एक्स्ट्रा घंटा दिया गया, जिसमें उन्हें कंपनी के बारे में नहीं बल्कि उनके खुद के बारे में पूछा गया, जैसे आपके बारे में क्या खास बात है जो आपको खुश रखेगी और कंपनी में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएगी। ऐसे और भी बहुत से सवाल जो उनसे पूछे गए और ट्रेनिंग के अंत में उन्हें भी एक टी शर्ट दी गई जिसपे कंपनी के नाम के साथ उनका भी नाम प्रिंटेड था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद भी स्टार्ट्स को लगता नहीं था कि 1 घंटे का एक्सपेरिमेंट कुछ खास कर सकता है, लेकिन 7 महीने बाद जब देखा गया तो नंबर्स चौंकाने वाले थे। ग्रुप 2 के एम्प्लॉइज 250% ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे थे और ग्रुप 1 के एम्प्लॉइज 157% ज्यादा बेहतर थे बाकी अनट्रेन्ड लोगों से। अब अगर पूछा जाए कि उस ट्रेनिंग में ऐसा क्या था जिसमें सालों से चली आ रही विप्रो की इस समस्या को हल किया, तो वो थे उस ट्रेनिंग में दिए हुए बिलोंगिंग क्यूज, जिसमें उन्हें खुद के अहम होने पर विश्वास दिलाया गया। वे जरूरी है ये सवालों में दर्शाया गया और साथ ही हम आपकी परवाह करते हैं और आपके साथ ये सफर करना चाहते हैं। ये उस टी शर्ट पर उनका नाम लिखकर साबित किया गया जो दिमाग के अमिगडालाज ने एक बिलोंगिंग क्यूज के रूप में पढ़े और उन्हें कंपनी से जोड़े रखा। वैसे अभी तक आपको डैनियल की इस किताब में उन जगहों, एक्सपेरिमेंट्स और किस्सों के बारे में ही बताया गया है जहां जहां ये बिलोंगिंग क्यूज मौजूद थे और आपको सेफ एनवायरनमेंट दे रहे थे। लेकिन अब कुछ आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां ये बिलोंगिंग क्यूज नहीं थे। वो सेफ्टी जिसकी बात डैनियल करते हैं वो नहीं थी। आप आगे खुद समझ जाएंगे कि इन सब के ना होने पर रिजल्ट क्या होता है। बिलोंगिंग क्यूज के बगैर थॉमस एडिसन का एक कोट है कि मैं असफल नहीं हुआ, बस मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। ये कोट हमने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि डैनियल ने इसकी बात किताब में की है, बल्कि इसलिए बताया क्योंकि अब डैनियल ने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो किसी सफल कंपनी या ग्रुप का नहीं है, बल्कि एक ऐसे ग्रुप का है जो 1000 कोशिशों के बाद सफल नहीं हो पाया। ये ग्रुप असफल तो जरूर रहा, लेकिन हमें सफल होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कई तरीके बता गया जो राइटर ने इस किताब में लिखे हैं। तो आइए सुनते हैं मिनटमैन मिसाइलियर्स की ये कहानी हमारे साथ कुकू एफएम पर। ये कहानी है मिनटमैन मिसाइलियर्स की। इन मिसाइलियर्स की संख्या करीब 750 आदमी और औरतों से बनी थी जो एक न्यूक्लियर मिसाइल ऑफिस में काम करते थे। ये ऑफिसेस काफी दूर जैसे वायोमिंग, मोंटाना और नॉर्थ डेकोटा में थे। यहाँ ऐसी खतरनाक और पावरफुल मिसाइल्स थी जो हिरोशिमा में किए गए हमले में शामिल मिसाइल से भी ज्यादा बुरे रिजल्ट दे सकती थी। इस मिसाइल्स को चलाने के नियम कानून जनरल कर्टिस लेमे ने 1940 में बनाए। वे एक बहुत ही सख्त इंसान थे। उन्हें टफेस्ट कॉप ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहा जाता था। जब एक बार लेमे सिगार के साथ बॉम्बर रूम में चले गए, तब एक क्रू के टोके जाने पर कि सर बम फट सकता है, उन्होंने कहा इट वुडंट डेयर। उनके इस जवाब से उनकी सख्ती, कड़क मिजाज और डिसिप्लिन का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण था जिस वजह से उनके बनाए हुए रूल्स ने कई सालों तक बेहतरीन काम किए। लेकिन उनके बाद से कंपनी की असफलताएं तेजी से बढ़ने लगी। उनकी असफलता के पीछे के कारण कभी कभी लापरवाही तो कभी बेमतलबी। जैसे अगस्त 2007 में पाया गया कि मिंटो एयरफोर्स बेस मिसाइल
जो 6 लोडेड न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर चल रहा था, उन्होंने घंटों तक उसे बिना किसी की देख रेख के रनवे पर छोड़ दिया। दिसंबर 2007 में मिंटोज मिसाइल लॉन्च भी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि वहां बैठे सिक्योरिटी के लोग अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहे थे। ऐसी कई बेवकूफियां और लापरवाहियां सालों तक चलती रहीं। 2012 में एक शोध में पाया गया कि मिसाइलियर्स फोर्स में लड़ाई झगड़े, लोगों में झुंझलाहट, उनके साथ अब्यूजेस का रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं कि चीजें सही हो रही हैं या गलत, बस हमें खुद को किसी परेशानी में नहीं डालना। जनरल कोवाल्स्की ने कहा कि यहाँ दिक्कत ट्रेनिंग में नहीं है, बल्कि उन लोगों में है जिन्हें डिसिप्लिन से दिक्कत है। उन्हें सुधारने की काफी कोशिशें की गई, तरीके बदले गए, लोगों को इधर से उधर बदला गया, लेकिन ये सब के साथ जो नहीं बदला गया वो था उनके साथ होता आ रहा टफ बिहेव। इसलिए कोई भी कोशिश रंग नहीं ला सकी। देखा जाए तो मिसाइलियर्स लेजी, अनमेच्योर और सेल्फिश थे, लेकिन अगर हम उनके ग्रुप का कल्चर अपने बिलोंगिंग क्यूज के नजरिए से देखें तो हम कुछ और ही तस्वीर देख पाते हैं। उनके उस कल्चर में बिलोंगिंग क्यूज के एक भी सवाल का जवाब पॉजिटिव नहीं था। जैसे क्या हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं? इसका जवाब हमें मिलता है नहीं। वे लोग 24 घंटे साथ तो थे, लेकिन वहां की हालत बेहद खराब। उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर वाली जगहों में रखा जाता था जहां वे खुद को बहुत कम साफ रख पाते थे। नालियां भरी रहती, रहने की हालत इतनी खराब थी कि वे वहां नहीं रहना चाहते थे। क्या हम कोई भविष्य शेयर करते हैं? जवाब था नहीं, क्योंकि जब सिलॉस को बनाया गया तब मिसाइलियर एक अहम हिस्सा था अमेरिका की डिफेंस का। लेकिन कोल्ड वॉर के अंत में मिसाइलियर्स का भविष्य बदल दिया। उन्हें इस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा था जो अब वजूद में ही नहीं है। ब्रूस ब्लेयर जो एक मिसाइलियर थे, उन्होंने लिखा, कोई भी अब मिसाइल में नहीं रहना चाहता। पदोन्नति का अब कोई मौका नहीं बचा। मिसाइल में रहकर कोई जनरल नहीं बन सकता। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? जवाब आया नहीं। वहां समस्या मिसाइल्स की इतनी नहीं थी, लेकिन थी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशंस की, न्यूक्लियर रेडीनेस टेस्ट की, जो बेहद कठिन होते और उनमें उन्हें पूरे नंबर लाने होते, वरना वो फेल हो जाते। वहां के नियम इतने सख्त थे कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रेसिडेंट की बात ना मानने जैसी सजा दी जाती। वहां आप या तो परफेक्ट है या तो डम, जिस कारण वहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि बिलोंगिंग क्यूज के ना होने पर ये ग्रुप एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया। आपको ये पता लग गया होगा कि बिलोंगिंग क्यूज क्या होते हैं और क्यों जरूरी है, लेकिन ये क्यूज बिल्ड कैसे किए जाते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बिलोंगिंग एक रिश्ता है जो अपनेपन की भावना से भरा हुआ है, और ये रिश्ता अपने आप तो नहीं बन सकता। इसे बनाने के लिए ऐसे किरदार का होना जरूरी है जो इस अपनेपन की भावना को एक दूसरे में ला सके, इसे खुद से जोड़ सके। आपको बताते हैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिनका नाम है ग्रेग पोपोविच। पोपोविच एक बास्केटबॉल टीम सैन एंटोनियो स्पर्स के कोच हैं। इनके बारे में हमें बताया नील पायने ने, जो एक लेखक है। नील अपने एल्गोरिदम के साथ सभी टीम्स को लेकर भविष्यवाणी करते कि ये टीम कितने मैच जीतेगी, कितने हारेगी, और उनकी सारी भविष्यवाणी जो एल्गोरिदम बेस्ड थी वो हर टीम के लिए हमेशा सही होती थी, सिर्फ एक टीम को छोड़कर, और वो थी पोपोविच की टीम, जो नील के सभी आंकड़े गलत साबित कर अमेरिका की लगातार 2 डिकेड्स तक नंबर 1 टीम रही, जिस कारण नील ने अपने ग्राफ का टाइटल भी रखा, ग्रेग पोपोविच इज इम्पॉसिबल। उनकी टीम की लगातार सफलता के कारण उसे काफी ऑब्जर्व किया जाता। उनकी टीम में एक खासियत हर इंसान ने देखी, वह महसूस की, वो थी उनकी टीम का व्यवहार, जैसे एक्स्ट्रा पास, अलर्ट डिफेंस, टायरलेस हसल। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सेल्फलेसनेस नेचर एक टीम में भर देने का काम आखिर पोपोविच ने किया कैसे। सबको लगता कि शायद वे टीम के खिलाड़ी चुनते वक्त ज्यादा सतर्क और चूजी रहते होंगे, जिसमें वे सिर्फ मेहनती टीम को आगे लेकर चलने वाले खिलाड़ी ही लेते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उनकी टीम में शामिल कुछ खिलाड़ी जब दूसरी टीम में थे तो उनका व्यवहार अलग था। यहाँ तक कि स्पर्स के कई खिलाड़ी तो ईगल स्काउट्स प्रोफाइल के लिए भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। कई खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया। तो अब ये तो समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं कि पोपोविच ने सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स ही अपनी टीम में रखे हैं। तो सवाल था, फिर ऐसा क्या था कि सभी खिलाड़ी स्पर्स में आकर बेहतरीन प्रदर्शन करते और दूसरी टीम में वे सिर्फ एवरेज परफॉर्मर ही रह जाते। इस बात को जानने के लिए हमें जानना होगा पोपोविच को, उनके व्यवहार को। खेल में रिश्ता, खेल में जीत हो या हार, पोपोविच का अपने खिलाड़ियों के साथ रिश्ता बेहद सेंसिटिव था। जब भी कोई खिलाड़ी उदास होता या खेल में मुश्किलें बढ़ती जाती, वह बिल्कुल ऐसे आता जैसे कोई उनके पिता उनके पास आए हों। वे उनके सर पर हाथ घुमाते, किसी के कंधे पर हाथ रखते, किसी को बैठकर समझाते, किसी के साथ हंसी मजाक करते। इन सभी चीजों से वे अपने खिलाड़ियों का मनोबल हमेशा बनाए रखते। ओक्लाहोमा में हुए इस मैच के बाद जब पोपोविच ने अपने खिलाड़ियों को एक साथ बुलाया और बैठाकर वीडियो चलाई,
तो पहले सभी को लगा कि शायद ये उनकी गलतियों के बारे में दिखाएंगे कि वो कहाँ गलत थे और उसे कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोपोविच की वीडियो चलाते ही लोगों ने देखा कि वह एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि वोटिंग राइट्स एक्ट की 15वीं सालगिरह के ऊपर थी। लोग हैरान थे। सभी ने बहुत शांति से उस डॉक्यूमेंट्री को सुना और डॉक्यूमेंट्री खत्म होते ही पोपोविच ने अपने वही पुराने सवाल शुरू कर दिए जो कि पर्सनल, सीधे और टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। उनका सवाल था, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है अगर तुम वहां होते तो क्या करते? और फिर क्या था, लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया और वह देखते ही देखते कमरा थोड़ी ही देर में एक सेमिनार के रूप में बदल गया। पोपोविच का मानना है कि बास्केटबॉल के अलावा भी हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं और हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए। पोपोविच खाने के बहुत शौकीन है। उन्हें वाइन बहुत पसंद है। उनका मानना था कि ये सिर्फ खाना और वाइन नहीं है, बल्कि इनके द्वारा आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इसलिए वे अक्सर अपने खिलाड़ियों के साथ डिनर पर जाया करते, उनके साथ वाइन पिया करते और ये बात सिर्फ इन मील्स तक ही सीमित नहीं थी। सीजन के अंत में अपने सभी खिलाड़ियों को उन वाइन्स की बोतल के लेबल और डिनर के मेन्यू एक प्यारी सी फाइल में रखकर भेजा करते। पोपोविच और उनकी टीम के खिलाड़ी डंकन का रिश्ता जानने लायक किस्सा है। डंकन को सिलेक्ट करने से पहले अपनी टीम के लिए पोपोविच उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने उनके साथ करीब 4 दिन बिताए, उनके परिवार से मिले, स्विमिंग की बातें की, बास्केटबॉल खेले। यह कोई आम बात नहीं थी। ज्यादातर कोचेज अपने खिलाड़ियों के साथ शॉर्ट में बातें करते हैं, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव। परिवार को जानना, खिलाड़ियों को पर्सनल तौर पर जानना उनके लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन पोपोविच ऐसे नहीं थे। वे डंकन को पूरी तरह से जानना चाहते थे कि वह कैसे इंसान है, क्या वह लोगों की मदद करने वाले हैं, क्या वो पोलाइट है, क्या वह अपनी टीम को आगे रखकर आगे बढ़ सकता है। और कुछ ही समय में पोपोविच और डंकन का रिश्ता पिता और बेटे के रिश्ता सा बनते चला गया, जिसमें भरोसे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। 2013 में मियामी की हार के बाद पूरी टीम में टेंशन थी। वो हार बुरी इसलिए भी थी क्योंकि उस वक्त खिलाड़ी पूरी तरह से श्योर थे कि जीत उनकी ही होगी, जिस कारण वो अपने पसंदीदा होटल गाबियानो में एक बड़ा रूम भी बुक कर चुके थे। लेकिन उनका सोचा आखिर नहीं हुआ और वे मैच हार गए, जिसके बाद खुशी मनाने का कोई मतलब नहीं था। वे उस होटल में जाते और जश्न मनाते, लेकिन पोपोविच ने उन सबको वहां डिनर के लिए बुलाया, अच्छी बातें की और ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वे अभी एक बड़ी हार से निकले हैं। उस वक्त वे खिलाड़ियों की ऐसी खातिरदारी में जुट गए जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा करता है। ये थे पोपोविच, जिनका किरदार ये बताता है कि अपनेपन की भावना को कैसे बिल्ड किया जाना चाहिए कि आपका और आपके ग्रुप का प्रदर्शन अच्छा रिजल्ट दे। अभी तक हमने जाना नींव बनाना मतलब बिलोंगिंग क्यूज को बेस से बिल्ड करना। अब हम जानते हैं उस नींव के ऊपर की मंजिल को सुंदर तरीके से डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए, मतलब कि डिजाइनिंग ऑफ बिलोंगिंग क्यूज। आइए सुनते हैं एक और कहानी डैनियल की किताब से, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर मुश्किलों के लिए आसान तरीके ढूंढ लेना, हर नामुमकिन को एक चुनौती मानकर स्वीकार करना और उसे मुमकिन कर दिखाना। उनका नाम है टोनी शे। टोनी का यह व्यवहार बचपन से ही था। आपको जान के हैरानी होगी कि एक टीवी शो से प्रेरित होकर उनमें ऐसी सोच का विकास हुआ। उस शो का नाम था मैगाइवर। टोनी के माता पिता जब उन्हें अपने पियानो, वायलिन, ट्रम्पेट आदि की प्रैक्टिस करने को बोलते तो वो अपनी प्ले की हुई धुन को रिकॉर्ड करके कैसेट में चला दिया करते थे। एक बार उन्होंने स्कूल का फोन फ्री पॉन डायलर पर डाल दिया था, जिससे उन्हें अपने साथियों में काफी तारीफ मिली। हार्वर्ड पहुंचने के बाद भी उनका ये बिहेव चलता रहा। वे क्लास के नोट्स इकट्ठा करते रहे और $20 में बेच देते। पिज्जा ओवन किराए पर लेकर पिज्जा बेचते और बढ़िया मुनाफा कमाते। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने और उनके पार्टनर ने 1998 में अपना सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया और $1 मिलियन का बिजनेस किया। इसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत खत्म नहीं हुई और उन्होंने ऑनलाइन रिटेलर बिजनेस shoesite.com में कदम रखा। इस वक्त ई-कॉमर्स इतनी सफल नहीं थी, फिर भी टोनी ने ये रिस्क लिया। टोनी एक पूरा वेंचर बनाना चाहते थे जिसमें वो मस्ती और पागलपन का माहौल बना सके। उनके लिए शू साइट सिर्फ जूते नहीं बांटेगी, वो बांटेगी लोगों के साथ भावनाओं को। कुछ समय बाद टोनी कंपनी के CEO बन गए और कंपनी का नाम बदलकर ज़ेपॉस रख दिया। शुरुआती दिनों में कंपनी ज्यादा मुनाफा नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे उसने अचानक सफलता के आंकड़ों को छूना शुरू कर दिया। 2009 में ज़ेपॉस ने 1.1 बिलियन का टर्नओवर दिया। ज़ेपॉस को अमेजन को बेचा गया और आज के समय में उसमें 15,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ज़ेपॉस को एक सबसे ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आप हार्वर्ड में आसानी से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन ज़ेपॉस में नहीं। जोखिम का खेल। अब हम चलते हैं डैनियल की किताब के दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां उन्होंने अपनी दूसरी स्किल के बारे में बात की है, जिसका नाम है शेयर वल्नरेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है किसी जोखिम को साझा करना
लेकिन आप किसी जोखिम को साझा करने के लिए कब तैयार होते हैं? क्या आप ये जानते हैं, जैसे अभी तक आप लोग डैनियल की हर कही हुई बात को कहानियों के किस्सों से, एक्सपेरिमेंट से समझते आए हैं, यहाँ पर भी डैनियल अपनी इस बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये कहानी फिक्शन की बात नहीं, बल्कि एक सच में हुए एक्सीडेंट से ली गई है। ये हादसा हुआ 10 जुलाई 1989 को, जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट डेनवर से शिकागो की तरफ जा रही थी, जिसमें करीब 285 पैसेंजर बैठे हुए थे। कुछ घंटे तक फ्लाइट आराम से चलती रही, लेकिन करीब 3:15 बजे एक बड़ा सा धमाका हुआ प्लेन के पिछले हिस्से में, और पूरा का पूरा प्लेन जोरदार तरीके से हिल गया। थोड़ी ही देर में वह प्लेन तेजी से नीचे की ओर मुड़ने लगा। प्लेन के DC-10 इंजन्स में एक इंजन खराब हो चुका था। एल हाइंस, जो कि उस प्लेन के कैप्टन थे, जो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह शांत रहे और उस पूरी सिचुएशन को संभाल सके, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वह ये करने में असमर्थ रहे। इंजन के लॉस को तो फिर भी वह संभाल सकते थे, लेकिन प्लेन के पिछले हिस्से में हुए धमाके की वजह से प्लेन का हाइड्रोलिक कंट्रोल खो चुका था, जिस वजह से वह प्लेन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इस तरह के फेलियर काफी कम होते हैं, जैसे 1 in a billion। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारे पैसेंजर्स डरे हुए थे। तभी एंट्री होती है एक नायक की, जिसका नाम है डेनी फिच, जो करीब 46 वर्ष के हैं। डेनी यूनाइटेड नेशंस में पायलट ट्रेनर का काम कर चुके हैं। इन्होंने इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल सिखाया है। डैनी ने एक क्रू मेंबर को कहा कि वह मदद करना चाहते हैं, ये बात अपने कैप्टन को बता दें, और थोड़ी ही देर में वहां से आवाज आई, सेंड हिम अप। वे जल्दी से अंदर गए और हैरान रह गए। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। पायलट, सब पायलट सारे के सारे लगे हुए थे कि कैसे ही वह कुछ कंट्रोल कर पाए, लेकिन कोई भी अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा था। फिच ये नजारा देखकर पहले तो डर गए। उन्हें एक पल तो लगा जैसे वह आज मरने ही वाले हैं, और फिर जल्दबाजी में फिच ने कैप्टन से कहा कि बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वे सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद करने लगे और छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कहने लगे। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू किया। उस वक्त ना तो कोई कैप्टन था, ना ही कोई क्रू मेंबर, ना ही कोई अटेंडेंट, और ना ही कोई मेंटेनेंस पर्सन। सभी एकजुट होकर वहां पर सिर्फ कोशिश में लगे थे कि वह कैसे प्लेन को कंट्रोल कर पाएं। और आखिरकार उनके लिए कई सारे रनवे को खाली कर दिया गया और कहा गया, आप किसी भी रनवे पर अपने प्लेन को लैंड कर सकते हैं। प्लेन की स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। प्लेन को लैंड करते हुए वक्त उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वह उससे दोगुनी रही, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्लेन लैंड किया। प्लेन क्रैश तो हुआ, लेकिन खुशी की बात यह थी कि वह 285 लोगों में से 185 को बचाने में सफल रहे, जिसमें एक ही पूरा क्रू शामिल था। फ्लाइट 232 इसलिए सफल नहीं रही क्योंकि वहां पर हर एक इंसान बहुत ही स्किलफुल था, लेकिन वह इसलिए हुई क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी स्किल्स को एक साथ जोड़ा और उसे बड़ी इंटेलिजेंस के रूप में पेश किया। सभी एक जोखिम में थे और अपने को बड़ा या छोटा ना समझकर वहां एक दूसरे से मदद मांगी और साथ मिलकर काम किया। इसे ही डैनियल ने शेयर वल्नरेबिलिटी कहा है। कोई अगर आपको आपकी ढेर सारी गलतियां बताएं, काम की निंदा करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। लेकिन डैनियल कहते हैं कि वह व्यक्ति जो आपकी कमियां आपको बताते हैं वह शायद आपको बेहतर की ओर ले जाते हैं। इसे अच्छे से समझाने के लिए डैनियल आपको लेकर चलते हैं पिक्सर की ब्रेन ट्रस्ट मीटिंग में, जहां कई सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मूवी स्टार, राइटर्स एक साथ मिलते हैं और अपनी राय एक दूसरे की फिल्म के बारे में साझा करते हैं जो अभी बन रही है। ये एक काफी दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपको आपकी मूवी के बारे में एक नेगेटिव राय देगा कि वो कितनी बेकार जा रही है, क्या खामियां हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन ये वही जगह है जहां से निकल के आपकी मूवी कभी बेकार नहीं जाएगी, जिसे कैटमुल कहते हैं। द ब्रेन ट्रस्ट इज वेयर वी फिगर आउट व्हाई दे सक एंड इट्स ऑल्सो वेयर दे स्टार्ट टू नॉट सक। ब्रेन ट्रस्ट में हम सामना करते हैं कई परेशानियों का, कई पेचीदा सवालों का, जैसे कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, हम इसे सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अगली बार क्या कुछ नया कर सकते हैं। नेवी सील में भी हर मिशन के बाद कमांडोज की ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें गलतियों पर, कमियों पर गौर किया जाता है, जिससे वे आगे ना हो और वो सफल मिशन को अंजाम दे सकें। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुनना हमारे लिए काफी बुरा रहता है, लेकिन यह हमारे उस काम को और बेहतर करने की ओर हमें बढ़ावा देता है, क्योंकि उन कमियों को दूर करने के बाद हमारा किया हुआ काम हमें अच्छे रिजल्ट ला कर देता है, जिस कारण हमें उस व्यक्ति पर विश्वास होने लगता है जो हमारी कमियां बताते हैं। हमें उससे एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है। इस जुड़ाव को हम कैसे महसूस करते हैं, इसे और गहराई से जानते हैं इस किताब के अगले पार्ट में, जो है वल्नरेबिलिटी लूप। अच्छा बताइए, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे कुछ सवाल करता है, जैसे कि आपका पाया हुआ सबसे पसंदीदा तोहफा क्या था और क्यों, या अपनी लास्ट पेट के बारे में बताइए, आप हाई स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ गए थे और आपका हाई स्कूल कैसा रहा, आपकी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का नाम क्या है,
वहीं आपसे कुछ दूसरे सवाल पूछे जाएं, जैसे कि अगर कोई जादुई बॉल आपके भविष्य के बारे में कुछ सच बता सकती है तो आप क्या जानना चाहेंगे? या फिर वो कौन सा सपना है जो आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और उसे आपने अभी तक किया क्यों नहीं? अपने खुद के लिए या किसी और के लिए आखिरी बार गाना कब गाया था? आप सोचिए, मैंने आपसे ये सवाल क्यों करे और आप इनमें से कौन से सवालों के साथ कंफर्टेबल होंगे और कौन से के साथ अनकंफर्टेबल? सवाल जवाब। पिछले एपिसोड में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे और कहा था कि अगर कोई आपसे वो सवाल पूछेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। अब हम आपसे बात तो नहीं कर सकते, तो हम अपने सर्वे के हिसाब से आपको बताते हैं जो सवाल हमने अंत में आपसे किए थे। जब वह किसी अजनबी से आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी घबराहट महसूस हो सकती है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। आखिर इतना सिंपल थोड़ी ना है कि किसी अजनबी को वह सब बता देना जो आपने अपनी पूरी जिंदगी के लिए सोचा हो। सेट ए के सवाल जो हमने आपसे पहले पूछे थे वो सवाल पर्सनल तो है, लेकिन सिर्फ सूचनाओं तक ही सीमित है, उनसे आपके मन के इमोशंस का कोई लेना देना नहीं। सेट ए के सवाल आपको आपके कंफर्ट जोन में रहने देते हैं, लेकिन बी के सवाल आपको कन्फेशन, डिस्कम्फर्ट और डिस्टर्बेंस की ओर ले जाते हैं और इन सभी रुकावटों को तोड़ते हुए किसी अजनबी से अपने दिल की ये बात साझा करते हैं तो आपका उससे एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यहाँ आप वल्नरेबल हो जाते हैं और उसके जवाब देते वक्त आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं और आप उसके लूप में आ जाते हैं, जिसे वल्नरेबिलिटी लूप कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी वो सिग्नल देती है कि हाँ, ये आपकी कुछ कमजोरियां हैं और आप कुछ मदद ले सकते हैं। पोल्जर कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी में ज्यादा महत्वपूर्ण सेंडर नहीं होता, बल्कि रिसीवर, मतलब कि उसे सुनने वाला होता है। अगर सुनने वाले से सेंडर को वही सिग्नल मिलता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है और अपने मन की बात साझा कर पाता है। फ्लाइट 232 में यही तो हुआ था, जब कप्तान हाइनेस ने अपनी वल्नरेबिलिटी को लोगों से, अपने क्रू से साझा किया। एनीबडी हैव एनी आइडिया? और फिच ने भी आकर अपना हाथ बढ़ाया। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के डेविड डेस्टिनो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कुछ कंटेस्टेंट को कंप्यूटर पर एक टास्क करना था। थोड़ी देर बाद उस टास्क के दौरान सभी कंप्यूटर खराब हो गए, जिसमें उनके एक साथी को भेजा गया उस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन यहाँ एक गिव सम गेम खेला गया। उस कंप्यूटर को सही करने के लिए उनके साथी को ना भेजकर एक अनजान व्यक्ति को भेजा गया जिसने उनके सभी कंप्यूटर ठीक किए। ऐसे में ये पाया गया कि सभी कंटेस्टेंट ने उस अनजान व्यक्ति को भी उतना ही सहयोग किया जितना कि अपने साथी को, क्योंकि वो उन्हें उनकी समस्या से निकलने में मदद कर रहा था। विश्वास और अपनेपन की भावना का पैदा होना वल्नरेबिलिटी लूप बनाता है उस हर व्यक्ति के साथ जो आपका साथ आपकी समस्या में दे। डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डार्पा के साइंटिस्ट ने 29 अक्टूबर 2009 को एक टास्क तैयार करके दिया, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे अमेरिका के लिए, जिसपे $40,000 का प्राइज भी रखा गया। टास्क था 10 बड़े बड़े लाल गुब्बारों को ढूंढना जो यूनाइटेड स्टेट्स के दूर दूर तक के कोनों में फैला दिए गए। टास्क के मिलने के कुछ ही दिनों में सैकड़ों के आंकड़ों में लोगों ने हिस्सा लेना शुरू किया, जिसमें कि हैकर्स, सोशल मीडिया के एंटरप्रेन्योर्स और बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, रिसर्च यूनिवर्सिटीज, सभी लोग जुट गए। उन गुब्बारों को ढूंढने के लिए सर्च इंजन, सैटेलाइट फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी और न जाने किन किन बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। वहीं एक MIT मीडिया लैब की एक टीम को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने किसी टेक्नोलॉजी जो उनके पास ना तो थी ना ही वो लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे, ने एक वेबसाइट बनाई जिसकी लिंक उन्होंने लोगों से शेयर करनी शुरू की। लिंक में दिया गया था MIT रेड बैलून चैलेंज टीम। उसमें लोगों से साइन अप करने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप इसमें अपने करीबी दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। पहला इंसान जो हमें एक रेड बैलून के बारे में सही जानकारी देगा तो हम उसको $2,000 देंगे और $1,000 उस इंसान को देंगे जिसने बताने वाले इंसान को लिंक से इनवाइट किया होगा। $500 उसको भी दिए जाएंगे जिसने उस इनवाइट करने वाले आदमी को इनवाइट किया होगा। ऐसे ही $250 उसको जिसने उससे पहले उसको इनवाइट करा होगा और इसी तरह से ये चेन चलती चली जाएगी। देखा जाए तो MIT की टीम के द्वारा की गई ये कोशिश थोड़ी हंसी का पात्र भी दिखती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि समंदर में पड़ी एक बोतल जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है, अगर आपको ये मिलता है तो कृपया मदद करें। सबको लगता था कि ये टास्क पूरा करने में करीब 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, लेकिन मात्र 8 घंटे 52 मिनट और 41 सेकंड में MIT टीम ने 10 के 10 लाल गुब्बारों को उस वेबसाइट की मदद से उससे जुड़े हुए 4665 लोगों के साथ ढूंढ लिया। इस इंसिडेंट को डैनियल समझाते हुए बताते हैं कि MIT की टीम ने उस वेबसाइट की लिंक से एक सिग्नल दिया कि वे वल्नरेबल हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, और लोगों ने उससे जुड़ना शुरू कर दिया,
जिसमें उनको भी इनाम के तौर पे मिलने वाले पैसे जरूरतमंद लगे। इस तरह से MIT टीम ने एक वल्नरेबिलिटी लूप बना लिया और उस लूप में सभी वल्नरेबल लोग जुड़ते चले गए और उनसे मिलते सहयोग से ये टास्क हैरत अंगेज तरीके से सफल हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को लगता है वल्नरेबिलिटी एक छुपा के रखने वाली स्थिति है, लेकिन ये आप वल्नरेबल हैं, आपको जरूरत है ये बताना कोई जोखिम का काम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल नीड है। वल्नरेबिलिटी लूप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो दो अनजान दुनियाओं में भी एक रिश्ता बनाने में सक्षम है, कोऑपरेशन की भावना लाने में एक्सपर्ट है। अब बात करते हैं सुपर कोऑपरेटर्स की। नेवी सील अपनी चालाकी और अनुकूलन क्षमता यानी कि अडैप्टेबिलिटी के लिए बेहद मशहूर है। कितनी भी खतरनाक मिशन ही क्यों ना हो, वह बिल्कुल शांतिपूर्वक उन्हें खत्म कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता, जैसे कि ओसामा बिन लादेन को मारने का मिशन जो तब ही पता चला जब वो खत्म हो गया। नेवी सील अपने इस स्किल को कहते हैं प्लेइंग पिकअप बास्केटबॉल। डिफेंस की किसी भी यूनिट में नेवी सील जैसी खासियत नहीं पाई गई। उसके काम करने का तरीका और बेहतर रिजल्ट सबको इस कंफ्यूजन में डाल के रखते हैं कि आखिर कैसे। बच्चों के अच्छे संस्कार माता पिता से आते हैं, उनमें डिसिप्लिन उनके टीचर से आते हैं। एक बच्चे की सफलता के पीछे उसकी मेहनत से पहले उसके माता पिता और गुरु का नाम आता है। यहाँ सील की सफलता के पीछे भी कुछ ऐसा ही है। ड्रेपर कॉफमैन ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सील को आज इस मुकाम पर पहुंचाया। कॉफमैन के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, जहां हम सिर्फ कॉफमैन के ही नहीं बल्कि ऐसी कहानी बताएंगे जिनमें शामिल लोग सुपर कोऑपरेटर्स के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। सुपर कोऑपरेटर्स, जैसा कि हमने आपसे अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम आपको मिलवाने वाले हैं डैनियल के 3 सुपर कोऑपरेटर से, जिनके बारे में डैनियल ने अपनी किताब के पार्ट 9 में लिखा है। पहले है नेवी सील को एक बुलंद सूरत देने वाले ड्रेपर कॉफमैन। कॉफमैन 1911 में एक नेवी एडमिरल जेम्स स्टॉर्मी कॉफमैन के यहाँ पैदा हुए। उनका बचपन काफी बंदिशों और सख्ती के साथ बीता, जिससे वे खुश नहीं थे। 1933 में अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब उन्होंने मिलिट्री में जाना चाहा तो कमजोर नजर के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने एक शिपिंग कंपनी में काम किया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी की, जहां वो युद्ध के मैदान से जख्मी सैनिकों को अस्पताल लेकर जाते। कॉफमैन ने खुद से कहा कि मुझे सबसे खतरनाक लोकेशन पर भेज दो। उन्हें मैगी नॉट लाइन भेजा गया, जहां हिटलर ने अपने सैनिक भेजे हुए थे फ्रांस को कब्जाने के लिए। नौकरी के दौरान कॉफमैन ने ढेरों खून में सनी दर्दनाक तस्वीरें देखी। उस दौरान एक ग्रुप में उनका मिलना हुआ, द कॉप्स फ्रैंक, जो कि एक वॉलंटियर ग्रुप था जो दुश्मनों के बारे में चुपके से पता लगाता, नजर रखता और उन्हें खत्म करता। असल में ग्रुप फ्रांसीसी सैनिक थे जो रूप बदल के ये काम करते। उनके उस ग्रुप से कॉफमैन ने बहुत कुछ सीखा और वो उनकी काम करने के तरीके और टीम कोऑपरेशन से बहुत प्रभावित हुए। मैगिनॉट लाइन के बाद वो ब्रिटेन आ गए और एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट में काम करने लगे। 1943 में वो स्टेट्स आ गए और नेवल रिजर्व्स में लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया, जहां से उन्हें सैनिकों की ट्रेंड टीम बनाने के लिए फ्लोरिडा भेजा गया, जो पानी के अंदर काम कर सके, जिसके लिए उन्हें नेवी की टेम्पलेट दी गई, जिसके अनुसार उन्हें ये ट्रेनिंग देनी थी। लेकिन कॉफमैन ने कुछ और ही किया। उन्होंने वो टेम्पलेट फेंक दिया और द कॉप्स फ्रैंक के उसी ग्रुप को फिर से बनाने की तैयारी की। पहले उन्होंने उन सैनिकों के लिए एक हेल वीक बनाया, जिसमें ताबड़तोड़ ट्रेनिंग और कठिन एक्सरसाइज में अच्छों के पसीने निकल गए। जिन ट्रेनीज ने वो हेल वीक की सीमा लांघ ली, जो कि केवल 25 से 35% ही थी, उन्हें 8 से 10 हफ्तों के एक खास ट्रेनिंग पर भेजा गया। दूसरा, कॉफमैन ने ट्रेनिंग को एक टीम के तौर पर तैयार किया। हर टीम में 6 लोग रखे, जितने की एक रबर राफ्ट में आ सके। हर टीम को काम मिलजुल कर करना था, किसी तरह की कोई कमांड उन्हें नहीं दी गई। और तीसरा, इस पूरे प्रोग्राम में हर किसी को भाग लेना था, चाहे वो अफसर हो या कोई ट्रेनी, जिसमें कॉफमैन ने खुद भी पार्टिसिपेट किया। वो टीम जो कॉफमैन की इस ट्रेनिंग को पार कर गई, वो ओमाहा बीच से पैसिफिक तक एक सफल टीम साबित हुई। उन्हें सील टीम्स के रूप में हमने जाना। कॉफमैन की इस टीम की 2 खासियत थी। वो था कमाल का कोऑपरेशन, जो उन्हें अपने एक स्पेशल टास्क से उन लोगों को सिखाया। लॉग पीटी, जिसका वजन 250 पाउंड था और उसकी लंबाई 10 फीट। इस लॉग पीटी से वहां हर टीम को टास्क करना होता। इसके ज्यादा वजन के कारण 90 मिनट के उस टास्क के पहले मिनट में ही लोगों के कंधे बोल उठते। उस लॉग को संभालने के लिए 2 बातें अहम थी, वल्नरेबिलिटी और कोऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी में यह बताना कि हमें मदद चाहिए, क्योंकि ये हम अकेले नहीं कर सकते, और इस सिग्नल से पूरी टीम में सहयोग की भावना को बढ़ते हुए देखना। यही वे 2 स्तंभ थे कॉफमैन की सील के, जो उन्होंने लॉग पीटी के द्वारा गठित किए। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको दूसरी कहानी, जो डैनियल ने अपनी इस किताब में लिखी है, द पावर ऑफ द हेरोल्ड के नाम से। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है। ये कहानी है एक कॉमेडी ग्रुप की,
जिसने अपने कॉमेडी शोज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो बेहद मुश्किल है, जिसे कहते हैं हेरोल्ड। इस कॉमेडी ग्रुप के बारे में बताते हैं हमें माइकल्स, जो कि एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जिन्होंने अपने पुराने समय में कई कॉमेडियंस को चुन चुन कर निकाला। जब वह इस ग्रुप को देखते हैं जो कि खुद को अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड कहता है, इन शॉर्ट यूसीबी, वे खुद को उसके बारे में जानने से रोक नहीं पाए। उस पूरी ग्रुप की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक ही कारण था जो उन्हें सभी से अलग बनाता था, और वह था हेरोल्ड का प्रयोग करना। हेरोल्ड कुछ नियम जो कॉमेडी शोज को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हेरोल्ड कठिन इसलिए है क्योंकि ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसे समझना मुश्किल होता है। इसमें कम से कम 8 लोग 9 एक दूसरे से जुड़े हुए सीन का प्रदर्शन करते हैं जो करीब 45 मिनट तक चलते हैं। हेरोल्ड सीखना और सिखाना दोनों ही बेहद मुश्किल है। हेरोल्ड में सभी टीम के लोगों का दिमाग एक साथ और एक जैसा काम करना जरूरी है, जिससे एक दूसरे की वल्नरेबिलिटी का पता आपको रहे और आप सहयोग के लिए तत्पर रहे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको निस्वार्थ यानी अनसेल्फिश होना बहुत जरूरी है। चलिए बताते हैं आपको कुछ हेरोल्ड के नियम जो 1970 में डेल क्लोज ने लिखे। आप सभी सपोर्टिव आर्टिस्ट हो, हमेशा अपने एक्साइटमेंट को जांचते रहो। आपकी अहम जिम्मेदारी है सहयोग करना। अपने साथी की मदद करो, प्ले की चिंता मत करो, किसी भी चीज को कम मत आंको, अपने साथी पर विश्वास रखो, साथ में खुद पर भी विश्वास रखो, अपने दिमाग के बेस्ट वर्जन से काम करो। नो जोक्स, लिसन, बस ये ध्यान दो क्या किसी को तुम्हारी जरूरत है। अगर देखा जाए तो हेरोल्ड को आप लॉग पीटी की कॉमेडी कॉपी भी कह सकते हैं। ऐसे ही अगली कहानी है एक चोरों की ग्रुप की, जिनकी चोरियों के चर्चे एक शहर में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में थे, जिनको लोग पिंक पैंथर्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रुप सिर्फ सुनारों की दुकान ही लूटते, जिसमें उनका एक फिक्स्ड तरीका था। ये बड़े खरीदार के रूप में अंदर आते और आते ही हथौड़ों से अलमारियां तोड़ के सभी कीमती सामान लेकर चले जाते। एक बड़ा ग्रुप होने के बाद भी इतनी सहजता के साथ आते जैसे पानी बहता हुआ आया और चला गया। उनकी टीम में एक जुड़ाव था, जिस वजह से कुछ लोग कहते कि वो सिर्फ एक दिमाग से सोचते हैं, उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं। एक बार उनका एक साथी पकड़ा गया तो उनकी टीम ने अपने प्लान के साथ उसे जेल से भी भगा लिया। पूरा देश परेशान और हैरान था कि ये लोग आखिर कौन है। कुछ कहते पुराने सैनिक हो सकते हैं, कुछ दूसरे देशों से आए चोर, कुछ कहते किसी बड़ी पावर का जो रूल में है उनका हाथ है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वे लोग बाल्कन्स यूरोप के थे, जो बिल्कुल साधारण लोग थे, जो खुद ही अपना ये गैंग चलाते थे। उनमें से एक वकील था, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और ऐसे ही बाकी भी आम ही लोग थे। कुछ लोग बचपन से ही साथ होने के कारण घने दोस्त, और कुछ से वे बाद में मिले। लेकिन इन सब का जुड़ने का कारण था यहाँ युद्ध से हुई बर्बरता, जिसे इन लोगों ने झेला, जहाँ जिंदगी जीने के लिए तरसे थे ये सभी। तब इन्होंने चोरी शुरू कर दी, सिर्फ पेट भरने के लिए। धीरे धीरे ये स्मगलर्स बने। किसी ने जाली पासपोर्ट बनाना सीखा और देश की सीमाएं लांघी और इस पूरे ग्रुप को बनाकर तैयार किया। ये ग्रुप सफल इसलिए ही हुआ क्योंकि ये वल्नरेबल थे, जिसके कारण उनका रिश्ता गहरा बना। जहाँ उनके काम करने का एक ही नियम था, अपने साथी की मदद करना और उससे जुड़े रहना। उन्होंने अपने साथियों के अलावा किसी भी बाहरी इंसान की मदद अपने पूरे प्लान में नहीं ली। अगर आप देखें तो इस गैंग के लोगों में रिश्ता आपको लॉग पीटी करते ट्रेनीज और कॉमेडी ग्रुप के बीच रहे रिश्ते सा ही लगेगा जो बना था वल्नरेबिलिटी और इंटरेक्शन पर। अब हम अपने अगले एपिसोड में आपको बताने वाले हैं कि ये कोऑपरेशन आप कैसे ला सकते हैं, किसी छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में। कोऑपरेशन। इस एपिसोड में हम किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं बताएंगे। हम बताएंगे ऐसी स्टोरी जिसने दुनिया के इतिहास पर अपना एक नाम दर्ज कराया है। ये स्टोरी है अमेरिकन नेवी सील्स की टीम 6 की और उनके लीडर डेव कूपर की रूल की। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी टीम लीडर टीम को कमांड करता है, उनको ऑर्डर देता है, मगर कैसे डैम कूपर अपनी टीम को अलग तरीके से ट्राई किया, जिसका नतीजा ये रहा कि उनकी टीम ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा किया। आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे कूपर ने कैसे अपनी जिंदगी में कुछ अहम फैसले किए और उनकी कुछ बहुत ही अनूठी कहानियां। 2012 में रिटायर हुए कूपर ना तो बहुत स्मार्ट थे, ना ही बहुत स्ट्रांग, ना ही बहुत अच्छे तैराक थे और ना ही बहुत कुशल योद्धा। उनमें सबसे अटूट कला थी टीम बिल्डिंग की। उनके एक टीम मेंबर क्रिस्टोफर बताते हैं कि कूपर उन लोगों में से नहीं थे जो केवल ऊपर जाने के लिए लीडरशिप चेन को ऊपर ले जाते। वह हम में से एक हैं। आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। डैनियल जब कूपर से मिलने वर्जीनिया बीच के एक रेस्तरां में लंच पर गए तो कूपर के अपीयरेंस ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। बीच शर्ट, शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहने मीडियम साइज का आदमी उनके सामने आया। जैसे कि आप उम्मीद कर सकते हैं वह बेहद फिट है, और जैसा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते मगर वह बेहद बातूनी और मिलनसार है। उनकी एक अनूठी आदत थी, जब आपको ध्यान से सुनने लगते हैं तो उनकी दोनों आईब्रोज सिकुड़कर एक दूसरे से मिल जाती हैं।
कूपर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि वह पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए और उन्होंने जुटानिया कॉलेज से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया। उनके कॉलेज में साल में एक बार मिलिट्री रिक्रूटर आते थे। वहां पर उन्होंने पहली बार सील के बारे में अपने हिस्ट्री टीचर से सुना और उनके टीचर ने बताया कि सील में बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़ाकू लोगों का ही सिलेक्शन होता है। बस यही वह समय था जब कूपर ने डिसाइड किया कि उन्हें सील ज्वाइन करना है। ग्रेजुएशन के बाद कूपर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग पूरी करके ड्रेपर कॉफमैन के सिलेक्शन प्रोसेस को भी पास करके 1993 में टीम 6 ज्वाइन करते हैं। कूपर के पास बताने को बहुत सारी कहानियां थी, मगर वह नहीं बता सकते थे। उन्होंने लेखक के साथ कुछ कहानियां साझा की, जिनमें से एक कहानी है अफगानिस्तान की। 2001 में नया साल के जश्न के दौरान बागराम से जलालाबाद की एक रोड थी, जहां पर कूपर के कमांडर और उनके 4 टीम मेंबर को गश्त लगाने का मिशन दिया जाता है और ये मिशन उन्हें एक ही दिन में पूरा करना था। सड़क की हालत किसी बुरे सपने जैसी थी। पूरे 110 मील लंबाई वाले इस सफर में बहुत सारी रुकावटें थी, जैसे कि आतंकवादी, नक्सलवादी, बम ट्रांसप्लांट इत्यादि। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ही तेज होना था और एक्यूरेट होना था। जैसे तैसे बागराम पहुंचने के बाद कूपर ने कहा कि हमें आज वापस नहीं जाना चाहिए, मगर उनके कमांडर ने ऑर्डर दिया कि हमें तुरंत वापस जाकर मिशन पूरा करना चाहिए। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा कूपर को था। रास्ते में उनकी गाड़ी पर चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। एक टीम मेंबर के पैर में गोली भी लग गई। सील के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी कारणवश आतंकवादियों ने उन्हें नहीं मारा और कुछ घंटों के बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और वापस सब बागराम पहुंचे। इस घटना ने कूपर को कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसकी बदौलत कूपर ने अपने लीडरशिप स्टाइल में कभी कमांडिंग बिहेवियर नहीं रखा। वह हमेशा टीम का एक हिस्सा बन के रहे और टीम को एक परिवार की तरह आगे बढ़ाया। उनकी टीम में किसी को भी किसी से भी कुछ भी पूछने या राय देने की पूरी अनुमति थी। अगली कहानी में कूपर बताते हैं मई 2011 में पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के असैसिनेशन के ऑपरेशन के दौरान घटित एक वाकया। टीम 6 की सबसे बड़ी रैंक होती है कमांड मास्टर चीफ की। मार्च 2011 में उन्हें और टीम 6 को एडमिरल विलियम मैक्रेवेन ने वर्जीनिया में स्थापित जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के CIA मुख्यालय में बुलाया। मैक्रेवेन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, हमें लगता है कि हमें उसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया है। फिर उन्होंने अपना प्लान बताया कि टीम 6 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान जाएंगे, रस्सी के सहारे कंपाउंड के छत पर उतरेंगे और अल-कायदा के लीडर को मार देंगे। कूपर को पता था कि स्टेल्थ हेलीकॉप्टर मैक्रेवेन को इसलिए पसंद है क्योंकि यह रडार में दिखता नहीं है, मगर कूपर को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि किसी अनटेस्टेड हेलीकॉप्टर को किसी मिलिट्री कॉम्बैट में नहीं भेज सकता। कूपर के बार बार कहने पर भी मैक्रेवेन अपने डिसीजन को लेकर अटल रहे। कूपर ने अपना बैकअप प्लान तैयार करके उस पर अपनी टीम को ड्रिल और ट्रेन करना शुरू कर दिया। मई 2011 में व्हाइट हाउस से हमले का आदेश आता है। जिसका डर था वही हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मगर कूपर की ड्रिल और ट्रेनिंग काम आई। कूपर की टीम मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली और ओसामा बिन लादेन मार गिराया गया। ये एक रिजल्ट था कोऑपरेशन इन स्मॉल ग्रुप्स का। इसमें हम सुनेंगे किससे अपने तीसरी स्किल स्टैब्लिश पर्पस यानी उद्देश्य स्थापित करना, और इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ बड़ी कंपनियों ने अपना एक रूल बनाया और उस रूल ने उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम किया। चलिए शुरू करते हैं 5 बेहद रोमांचक कहानियों का सफर। शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, जिसका नाम है 311 वर्ड्स। ये कहानी है 47 साल पहले न्यू जर्सी के एक हॉल में बैठे 36 लोगों की। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बॉडी केयर प्रोडक्ट के ब्रांड के मूल स्थापित उद्देश्य की। ये कहानी है जॉनसन एंड जॉनसन की। 1975 में एक दिन जॉनसन एंड जॉनसन के 35 सीनियर मैनेजर को एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि कंपनी के प्रेसिडेंट जेम्स बर्ग सभी से तुरंत मिलना चाहते हैं। बिना किसी प्रायर नोटिस के आई इस मीटिंग को सभी अपने नजरिए से देख रहे थे। सबको लग रहा था जरूर ये मीटिंग किसी नई स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग या प्लानिंग के बारे में है, मगर ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग थी सन 1943 में कंपनी के फाउंडिंग मेंबर और पूर्व चेयरमैन रॉबर्ट वुड जॉनसन द्वारा लिखे एक 1 पेज डॉक्यूमेंट द क्रेडो की, जिसमें 311 शब्दों में रॉबर्ट ने वो लिख दिया था जो आज तक सन 2022 में भी पूरी जॉनसन एंड जॉनसन के लिए पत्थर की लकीर है। द क्रेडो में स्पष्ट लिखा था कि हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट, माता पिता और हर वो इंसान है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। हमें किसी भी हालत में अपनी क्वालिटी के साथ समझौता किए बगैर कास्ट को कम रखना है और लोगों तक हमारी सारी सर्विस अचूक और सही समय पर पहुंचे। द क्रेडो ने ये भी साफ किया कि हमारी पहली वरीयता कस्टमर, फिर एम्प्लॉइज, उसके बाद समुदाय और अंत में कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। बर्ग को इस बात की चिंता थी कंपनी के नए और युवा एम्प्लॉइज को द क्रेडो सिर्फ एक पब्लिक अटेंशन का जुमला लगता था। उससे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि बर्ग खुद श्योर नहीं थे कि द क्रेडो का फर्क एम्प्लॉइज को पड़ना ही चाहिए।
उस मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा द क्रेडो का रोल, कंपनी के बेहतर भविष्य में क्या होगा, जिसके जवाब में चेयरमैन ऑफ बोर्ड डिक सेलर ने हास्यास्पद करार देते हुए बोला, ये पुजारी को धर्म की बात पर चैलेंज करने जैसा है। लेकिन फिर भी बर्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम हर दिन बहुत सारी चीजों को चैलेंज करते हैं, वैसे ही हम द क्रेडो को क्यों नहीं कर सकते। आप लोग उस पोजीशन पर हैं जहां आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए चैलेंज कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इसी बीच उनमें से एक मैनेजर ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, क्या हम कुछ वैसा ना करें जिससे हमारा बिजनेस बेहतर हो, ना कि सिर्फ मॉरली और एथिकली सही हो, या फिर द क्रेडो को फॉलो करते हुए समाज की जरूरतों को पूरा करें और इंसान व बिजनेस दोनों में हम बेहतर और अच्छा करें। इस तरह की मीटिंग और डिस्कशन कई साल तक चलते रहे, मगर असली मोड़ आया 30 सितंबर 1992 जब बर्क के ऑफिस में एक फोन आया और उन्हें बताया जाता है कि उनका एक प्रोडक्ट टाइलेनॉल, जिसमें साइनाइड की मात्रा होने से शिकागो में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पर पुलिस और कुछ वॉलंटियर्स लोगों के घर घर जाकर उन्हें इस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से रोक रहे हैं ताकि यह दहशत और ना फैले। प्रेसिडेंट कैनेडी की मौत के बाद अब ये तक की सबसे ज्यादा कवर की जाने वाली खबर थी। कुछ ही घंटों में जॉनसन एंड जॉनसन एक मेडिसिन प्रोवाइडर से एक पॉइजन प्रोवाइडर बन गई और कंपनी के साथ सबसे बड़ी परेशानी थी कि वह ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ना उनके पास पब्लिक अफेयर डिवीजन था, ना दवाइयों को वापस मंगवाने का कोई साधन, ना ही लीगल और मीडिया रिलेशंस को संभालने के लिए कोई टीम। और इसके बाद सोने पर सुहागा तो ये हो गया, उस दवा का निर्माण करने वाली कंपनी मैकनील प्रोडक्ट्स के चेयरमैन ने अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, मुझे ये महामारी जैसे लग रही है, ये कहाँ खत्म होगी ये भी नहीं पता और मेरे पास अभी सिर्फ यही जानकारी है। देखते ही देखते कंपनी हेडक्वार्टर वॉर रूम में कन्वर्ट हो गया और सभी लोगों को बोला गया कि वह विक्टिम, लोकेशंस, दवाइयों के स्टॉक्स और कहां से वह खरीदी गई उनकी डिटेल इकट्ठा करें। इन सारी बातों से सिर्फ एक परिणाम निकलता दिख रहा था कि विश्व भर में टाइलेनॉल का बिजनेस खत्म होता दिखाई दे रहा है। बर्क ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई जिनको 3 काम सौंपे गए, कानूनी अड़चने, लोगों को क्या बताना है और यह प्रोडक्ट पूरे देश में कहाँ कहाँ है और कितना है। 4 दिन के बाद बर्क अपने कमेटी के साथ वॉशिंगटन डीसी में FBI और FDA के साथ मीटिंग की और उन्हें सुझाव मिला कि शिकागो से दवा वापस ना मंगवाएं, मगर नुकसान को नजरअंदाज करके उन्होंने तकरीबन 100 मिलियन का नुकसान सहकर 31 मिलियन पिल्स वापस मंगवाकर न सिर्फ इंसानियत को तवज्जो दी बल्कि द क्रेडो की बात को सच कर दिया। हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट, माता पिता और वह इंसान है जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2000 एम्प्लॉयज की अलग अलग टीम बना के डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट और लोगों के बीच भेजकर एम्पैथी और रिग्रेट व्यक्त किया, जिसकी वजह से 6 हफ्तों में टाइलेनॉल वापस 0 से आसमान की तरफ बढ़ गया। उसके बाद प्रोडक्ट पैकेजिंग में छोटे बड़े बदलाव भी किए गए, मगर अंत में यह सीख रही कि कुछ निर्धारित उद्देश्य हमेशा आपको मजबूत रखते हैं। द हुलिगन एंड द सर्जन। हमारे चैप्टर का नाम है द हुलिगन एंड द सर्जन। ये 2 अलग कहानियां हैं, 2 सेक्टर की कहानियां हैं, मगर दोनों कहानियां एक बहुत अच्छा सीख देकर जाती हैं। तो पहली कहानी शुरू होती है पुर्तगाल सन 2004 में, जहां उनके इतिहास का एक सबसे बड़ा इवेंट होने वाला था। यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट था, मगर इसके साथ एक बहुत पुराना डार्क चैप्टर जुड़ा है। इस काले अध्याय को इंग्लिश डिजीज कहते हैं। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्किंग क्लास लोगों द्वारा किए जाने वाले बुरे काम और दंगों की कहानी है, जो अक्सर इंग्लिश टीम के हारने के बाद होता है। और उसका एग्जाम्पल है बेल्जियम, जहां पर सारी तैयारियों के साथ भी वहां की सरकार इनके दंगों को रोक नहीं पाई। इसी के मद्देनजर पुर्तगाली सरकार ने $21 मिलियन खर्च करके एंटी राइट टूल्स इकट्ठे किए और अपनी पुलिस टीम को एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए लिवरपूल यूनिवर्सिटी के सोशल साइकोलॉजिस्ट क्लिफर्ड स्ट्रॉट को बुलाया, जिन्होंने 1992 में लॉस एंजलिस के दंगों की ओर 1990 में यूके पोल टैक्स दंगों की रिसर्च की है। स्ट्रॉट का मानना था कि भीड़ की हिंसा को पुलिस अपने सिग्नल का संचार बदलकर बंद कर सकते हैं। उनका विश्वास था कि दंगों को रोकना है तो दंगों को ना रोकें। क्या फुटबॉल की दुनिया के सबसे खतरनाक उपद्रवियों को सामाजिक संकेतों से रोका जा सकता है? आइए जानते हैं। स्ट्रॉट ने सबसे पहला नियम ये बनाया, दंगों को नियंत्रण करने वाले सभी सामान को नजरों से दूर कर दें। उसके बाद उन्होंने कुछ घुलने मिलने वाले ऑफिसर को पीली पट्टी वाले नीले रंग की जैकेट पहनने को कहा। इन ऑफिसर्स को दंगा नियंत्रण स्किल के लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्किल के लिए इस्तेमाल किया गया। इनका काम था दर्शकों से घुल मिल कर दोस्ती बढ़ाना। पुर्तगाली पुलिस को निर्धारित किया गया था कि उनको पेशेंस रखना है ताकि लोगों को उनका कोई भी काम गलत न लगे और किसी प्रकार से दंगा और भड़के। इन सारे छोटे छोटे बदलाव का नतीजा ये रहा कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने 3 हफ्ते तक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पूरे पुर्तगाल में एक भी पुलिस और जनता के बीच में भिड़ंत नहीं हुई। इवेंट में दंगे का जो परसेंटेज था वह भी महज 0.4% था, जो कि नामात्र रहा।
किसी को विश्वास नहीं होता मगर ये सच है। इस घटना के बाद स्ट्रॉट के इस मॉडल को सिर्फ यूरोप में नहीं पूरे विश्व में साल दर साल सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस वालों की छवि बदली बल्कि आम इंसान की नज़र में उनको एक वैध इज्जत और छवि दिलवाई। कहानी शुरू होती है एक हार्ट सर्जरी की नई टेक्निक के लिए 16 सर्जिकल टीम की 3 दिन की ट्रेन प्रोग्राम से। 3 दिन के बाद MICS नाम की इस सर्जरी टेक्निक को सीखकर सभी सर्जन अपने अपने हॉस्पिटल चले गए। चेल्सी हॉस्पिटल की टीम सभी को विजेता लग रही थी। उसके पीछे का कारण था उस टीम को लीड कर रहे डॉक्टर C, जो कि राष्ट्रीय स्तर के सर्जन हैं और आज तक उन्होंने 60 से ज्यादा सर्जरी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन मेडिकल सेंटर नाम के एक छोटे से हॉस्पिटल में अपनी टीम को लीड कर रहे एक युवा सर्जन डॉक्टर M, जिन्होंने कभी MICS प्रोसीजर से कोई सर्जरी नहीं की है। कौन सी टीम जीतेगी पूछने पर सबका एक ही जवाब था, चेल्सी। मगर हुआ इसके विपरीत। इस कंपटीशन को जीतने वाली टीम बनी माउंटेन मेडिकल सेंटर। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, चेल्सी की टीम सीखने में स्लो थी और उनको ये लगता था कि उनको सब कुछ आता है, जिसका रिजल्ट ये रहा 6 महीने में चेल्सी की टीम 16 टीमों में से 10वें स्थान पर थी। वहीं माउंटेन मेडिकल की टीम अपनी 20 सर्जरी के बाद अपनी फास्ट लर्निंग और हाई रेट ऑफ एफिशिएंसी की वजह से दूसरी पोजीशन पर थी। ये कहानी हमें हाई पर्पस वातावरण और क्लियर सिग्नल से वर्क एफिशिएंसी में बढ़त सिखाती है। ये किस्सा शुरू होता है एक युवा लड़की से जो हाल ही में मिडवेस्ट से न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के बाद अपने माता पिता के साथ 11 मेडिसिन पार्क डिनर के लिए जाती है। डिनर के बाद उनकी नज़र डेजर्ट मेन्यू पर पड़ती है। पिता की नज़र अटक जाती है एक $42 की रेयर वाइन पे, शैटो डायक्विम, जिसे देख उन्होंने बोला, न्यूयॉर्क कितना महंगा है। वहाँ खड़े एक वेटर ने ये सारी बातें सुनी और थोड़ी देर बाद हाथ में वाइन की बोतल और 3 ग्लास लेकर उस लड़की के पिता से बोलता है, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। मैंने आपकी बातें सुनी उस वाइन के बारे में। ये एक बहुत रेयर और बेस्ट वाइन है जो कि हमें खुशी होगी आपको कॉम्प्लीमेंट्री देने में। आमतौर पर वेटर ने जो किया उसे कोई भी बिजनेसमैन $42 का नुकसान समझेगा, मगर मेयर का सोचना कुछ और था। मेयर ने हमेशा अपने बिजनेस में कस्टमर के वार्म इमोशन और एम्पैथी को वरीयता दी है। शायद इसलिए उनकी चेन कभी टूट नहीं पाई और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। मेयर ने हमेशा अलर्टनेस, अलाइनमेंट और लैंग्वेज बिहेवियर पर बहुत फोकस रखा है और अपने स्टाफ को भी यही करने को निर्देशित किया है। 1980 में लॉ करने के बाद यूनियन स्क्वायर कैफे के नाम से अपना पहला रेस्तरां खोलने वाले मेयर, जिन्हें बैलेंस शीट देखनी तक नहीं आती थी, आज इतनी बड़ी रेस्तरां चेन के मालिक बने और इतने सालों से बेस्ट रेस्तरां चेन का अवार्ड भी जीत रहे हैं। शायद ये छोटी छोटी वजहें मेयर के लिए बड़ा काम कर रही है। हाउ टू लीड क्रिएटिविटी। हमने पिछली कहानी के अंत में ये जाना कि कैसे एक डिज्नी एनिमेशन में साइड जॉब करने वाले इड कैटमुल ने पिक्सर जैसी बड़ी कंपनी बनाई और इस कंपनी में उनके को फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, जिनका शायद आप सब ने नाम तो सुना ही होगा और अगर आपने उनका नाम नहीं सुना है तो आप अपने एप्पल या आईफोन का नाम जरूर सुने तो होंगे। ये स्टीव जॉब्स की ही कंपनी थी। 1995 से अब तक पिक्सर ने 17 फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने 13 अकेडमी अवार्ड्स जीते और हर फिल्म ने औसतन $500 मिलियन का बिजनेस किया। वहीं इस कैटेगरी में डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की 3 फिल्में आती हैं, फ्रोजन, बिग हीरो 6 और जूटोपिया। डैनियल कैलिफोर्निया में पिक्सर के हेडक्वार्टर में एड कैटमुल से मिले पहुंचे और उनकी कोशिश थी जानने की उन्होंने ऐसा क्या किया कि 1995 से लेकर आज तक उनकी आज तक बादशाहत कायम है एनिमेशन मूवी इंडस्ट्री पर। हेडक्वार्टर पहुंचते ही डैनियल जाते हैं ब्रुकलिन बिल्डिंग में, जो कि 2010 में बनी थी, शीशे और लकड़ी से। डैनियल ने उस बिल्डिंग की तारीफ करनी चाहिए और आमतौर पर इस पर कैटमुल को खुश होना चाहिए था, मगर उन्होंने बहुत शांत व्यवहार में पलटकर धीरे स्वरों में कहा, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब यहाँ पर डैनियल बहुत कंफ्यूज हो गए कि अक्सर किसी बड़े आदमी की तारीफ करने पर वह खुश होता है, मगर ये इंसान अपनी किसी बनाई हुई चीज की तारीफ पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है। उसके बाद कैटमुल उन्हें बिल्डिंग के अंदर अपनी छोटी बड़ी गलतियों को दिखाने लगे, जैसे कि कैफेटेरिया का छोटा होना, जैसे कि अगर वह अपने ऑफिस को कॉर्नर पर रखते तो शायद ज्यादा स्पेस होता उनके लिए जो शेयर डेस्क यूज करते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें। जब कैटमुल ने अपनी गलतियां दिखाई तब डैनियल को एहसास हुआ कि एक बड़ा इंसान बड़ा कैसे बनता है। कैटमुल का कहना था, हमने इस बिल्डिंग को बनाते समय कुछ गलतियां की, मगर क्योंकि अब हमें अपनी गलतियां पता है, अब हम एक बेहतर हालात में हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वह अगली बिल्डिंग जहां हम आगे जाते हैं, उसका नाम है स्टीव जॉब्स बिल्डिंग। वहां पर छोटी छोटी कमियां पूरी करी गई हैं। एक सारांश सक्सेसफुल बिजनेस होने का ये है कि अपनी कमियों को पहचानो, परखो और उसे बेहतर करो। कैटमुल अपने शुरुआती जीवन में आइंस्टाइन और वॉल्ट डिज्नी के आदर्शों को मानते हुए चले। उन्हें फिजिक्स में भी बहुत रुचि थी और ड्राइंग में भी। वह हमेशा से फीचर लेंथ एनिमेटेड मूवीज बनाने का सोचे थे। कॉलेज के बाद जॉर्ज लुकास में उनकी नौकरी लगी, जहां उन्हें स्टीव जॉब्स मिले। बस वहीं से पिक्सर की कहानी शुरू हुई। एक छोटा सा स्टूडियो जिसका एम्बिशन था कंप्यूटर को ठीक करना और एनिमेटेड मूवीज बनाना। बहुत सालों तक पिक्सर ने स्ट्रगल किया,
लेकिन 1995 में उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आया जब उनकी बनाई हुई फिल्म टॉय स्टोरी ने $360 मिलियन की कमाई की। तब उनको एहसास हुआ कि वह कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए। ये कहानी थी पिक्सर शुरुआती डोमिनेशन की शुरुआत की। टॉय स्टोरी की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ कैटमुल मानते हैं कि उनका ये साफ करना कि ये प्रोजेक्ट शुरुआत में बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पर काम करके इसको ठीक ठाक किया, इन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि इनका ठीक ठाक इनके लिए इतना बड़ा बिजनेस ले आएगा। कैटमुल का कहना था कि हर बिजनेस की एक आदत होती है। वह आदत है कि अगर आप किसी मीडियोकर टीम को एक अच्छा आइडिया देते हो तो वह एक रास्ता निकाल लेंगे उसे खराब करने का, मगर अगर किसी आप एक अच्छी टीम को मीडियोकर आइडिया देते हो तो वह एक रास्ता निकालेंगे उसको बेहतर करने का। निर्धारित गोल है सही टीम को पकड़ने का, सही दिशा को पकड़ने का, उनको पकड़ने का जो गलतियां करे लेकिन उन गलतियों से सीख कर बेहतर करे। कैटमुल ने हायरिंग के बहुत सिंपल सिद्धांत बना रखे थे, जैसे कि अपने से ज्यादा होशियार लोगों को चुने, उन लोगों को चुने जिनको असफलता जल्दी मिलती है और अक्सर मिलती है, उन लोगों को चुने जिन्हें दूसरों के आइडिया सुनने पसंद हैं, उन लोगों को चुने जिन्हें ऑप्शन बी नहीं सुनने, उन लोगों को चुने जो अच्छे विचारों के बजाय अच्छे कामों में निवेश करना पसंद करते हैं। अब जबकि उनका ये विचार ही था लोगों को हायर करने का, तब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी दूरदर्शिता शामिल थी उनको इस 72 साल की उम्र में भी। 2006 में जब डिज्नी एनिमेशन ने अपना बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड देखा, तब उन्होंने कैटमुल की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उनसे कहा कि आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ चलिए, हम साथ में मिलकर बड़ा कुछ काम करते हैं। डिज्नी का स्टूडियो 350 मील दूर था, मगर कैटमुल गए और वहाँ के स्टाफ के सबसे पहले एक बात बोली, अच्छी चीजें समय लेती है, कुछ चीजें आपकी फेलियर होंगी, कुछ चीजें आपकी बड़ी गलती होंगी, आपने सबसे सरवाइव करना है, आपको डटे रहना, और जब आप उस टास्क को कर लेंगे ना, उस दिन आप एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू करेंगे। अंत में यही हुआ। आखिरकार 2010 में डिज्नी ने पिक्सर का लेवल छुआ और मिलियंस में बिजनेस किया। अंत में कैटमुल ने यही कहा कि जिन्होंने ये फिल्म बनाई है वह लोग वही हैं, हमने सिर्फ कुछ नए सिस्टम डाले हैं और लोगों ने नया इंटरेक्शन सीखा। बस यही बदलाव है, एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा अंतर बना देता है। डैनियल ने हर एक स्किल के अंत में एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है आइडियाज फॉर एक्शन, जिसमें उन्होंने उस विशिष्ट स्किल के सार को संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है और आपको कुछ छोटे छोटे मंत्र दिए हैं एक अच्छे वर्क कल्चर को बनाने के लिए। तो चलिए हम भी आपको उन आइडियाज फॉर एक्शन में दिए मंत्र बताते हैं। बिल्ड सेफ्टी में डैनियल ने कहा है, जब आप किसी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो अपने हाव भाव से उसे बोलिए भी। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे जरूर बताइए, खासकर अगर आप लीडर हैं तो। किसी व्यक्ति या ग्रुप से भविष्य में बनने वाले रिश्ते के बारे में जरूर सोच विचार करें। अपनी जगह से बैड एप्पल्स को हटा दें। सुरक्षित माहौल बनाकर रखें। सैंडविच फीडबैक देना बंद करें। खुशी और मस्ती का माहौल बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। शेयर वल्नरेबिलिटी में वे कहते हैं कि एक लीडर को पहले ये दर्शाना होगा कि वो वल्नरेबल है, जैसे ये कहना आई स्क्रू दैट अप, आई नीड हेल्प। अपनी एक्सपेक्टेशन साफ तौर पर संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करें। एक नया ग्रुप बनाते वक्त 2 बेहद अहम मोमेंट्स का ध्यान रखें। पहला, द फर्स्ट वल्नरेबिलिटी, दूसरा द फर्स्ट डिसएग्रीमेंट। स्पष्टवादिता पर ध्यान दें लेकिन कड़वा सच ना बोलें। अपनी असहजता यानी डिस्कम्फर्ट को गले लगाना सीख लो। अपने शब्दों को अपने कर्मों में शामिल करो, जो बोलो वो करो। कभी कभी लीडर को कुछ की मोमेंट्स के लिए गायब हो जाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज काम को खुद के तरीकों से करने की कोशिश करे। एस्टैब्लिश पर्पस में डैनियल बताते हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को नाम और रैंक दें। अपनी प्राथमिकताओं को लेकर 10 गुना ज्यादा क्लियर रहें। ये पहचानें कि आपका ग्रुप कब प्रोफिशिएंसी की तरफ झुकता है और कब क्रिएटिविटी की तरफ। ये थे वो कुछ मंत्रास जो डैनियल आपको देना चाहते हैं इस किताब को लिखने के अपने अनुभव के साथ। आशा है ये किताब सुनने के बाद आपका सोचने का तरीका जरूर बदला होगा। आपको समझ आया होगा कि ग्रुप कल्चर एक बेहद शक्तिशाली फोर्स है इस धरती पर, जो न केवल वर्क प्लेस पर बल्कि जीवन के हर कोने में जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।